नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। निर्मला जी की आदत थी कि सुबह उन्हें पीने के लिए गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू वंदना और बेटा रमेश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि निर्मला जी गर्म पानी नहीं कर सकती थी, बात यह थी कि बहू वंदना रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, निर्मला जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और निर्मला जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद बहू वंदना की जगह बेटे रमेश ने आकर दरवाज़ा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज़ तो वंदना करके दे ही देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप बिना। कहते कहते रमेश अंदर कमरे में गया और वंदना को जगाया। वंदना भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर निर्मला जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। वंदना बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर निर्मला जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 5 साल का पोता गोपी जाग गया। जगते से ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख निर्मला जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले गोपी के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में रमेश की आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना वंदना के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते रमेश भी रसोई में आ गया, साथ में गोपी भी गोद में था। उसे देखते ही निर्मला जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस आपको काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। गोपी को निर्मला जी के पास छोड़कर ही रमेश वापस अपने कमरे में चला गया। निर्मला जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और गोपी और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय रमेश ने वंदना से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी, उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने छोटे बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। वंदना को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर रमेश गुस्से में आकर निर्मला जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। निर्मला जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 7 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी, अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी। राज? कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया, तब भी निर्मला जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। निर्मला जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था, उसी में ऊपरी मंजिल पर सुरेश अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर रमेश अपनी पत्नी और निर्मला जी के साथ रहने लगा। निर्मला जी को रखने के लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी।
बचपन में जब दोनों भाई माँ के लिए लड़ते थे तो कहते थे मेरी माँ है, मेरी माँ है। जब से दोनों की शादी हुई है माँ के लिए अब भी लड़ते हैं, एक दूसरे से कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। सुरेश ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो रमेश को अपने पास निर्मला जी को रखना पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश कमरे में आया और पोहे की प्लेट निर्मला जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूँ कहे पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। निर्मला जी को रमेश की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर निर्मला जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार निर्मला जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सुरेश अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। रमेश और वंदना भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं निर्मला जी से मिल सकता हूँ? आपको निर्मला जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। रमेश ने कहा, जी मुझे निर्मला जी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में निर्मला जी अंदर से आई। क्या आप ही निर्मला जी हैं? जी मैं ही निर्मला हूँ। आप? जी आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले निर्मला जी आके कुछ कहती, रमेश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुरेश ने भी कहा। कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तो तुम लोग मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बना हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? इंदिरा ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊँ। जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन देखूँ। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूँगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज़ जबान चलती है। अपने आप कमाओ और प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? रमेश और सुरेश एक साथ बोले। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। कहकर निर्मला जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और उनके दोनों बेटे शहर में किराए के मकान में रहने लगे और निर्मला जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। साथ ही अपनी देखभाल और घर के कामकाज के लिए एक गरीब महिला को रख लिया। अब वह अपने फ्री टाइम पर बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी सुकून की ज़िंदगी जीती थी। दोस्तों, आपको निर्मला जी का यह निर्णय कैसा लगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।